हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाली क्लास में हमने शुरू किया था सीसीई के बारे में पढ़ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है और सीसीई में कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग क्या होता है और इवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है। और इसके बाद में हमने जाना कि सीसीई आया कब था। तो ये आया था 2009 में और सीबीएसई ने इसे लॉन्च किया था। और 2009 में जैसे हमारा आया था आरटीई एक्ट, तो उसी के साथ साथ यह सीसीई भी आया था सीबीएसई के द्वारा। तो फिर हमने देखा कि असेसमेंट दो तरह से होता है, दो तरह से बांटा जाता है, टूल में, और दूसरा हमने जाना था कि प्रतिमान होता है। तो हमने जाना कि दो तो टूल होते हैं, यानी कि दो साधन होते हैं ऐसे जिनसे हम असेसमेंट कर सकते हैं, और हमारे चार तरह के प्रतिमान होते हैं। तो उससे आगे ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे होते हैं टूल, व कौन कौन सी असेसमेंट होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स। तो असेसमेंट टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1 फॉर्मेटिव। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। क्या कहा जाता है? रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है कि इसमें हम प्रोग्रेस, यानी कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रगति की है, उसके बारे में हम जानते हैं। और इसका जो मेन काम होता है बच्चे के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करवाना, यानी कि मेन क्या है इसका काम में? फीडबैक देता है या बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताता है, और यह बताता है कि बच्चे में कोई डिफिकल्टी है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी पता चलता है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इनमें हम जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये होता है फ्लेक्सिबल। क्या होता है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है यानी कि लचीला होता है, इसमें फेर बदलाव किए जा सकते हैं। नंबर 2 क्या होता है पॉइंट हमारा? इससे हम बच्चे की प्रोग्रेस यानी कि प्रगति को जान सकते हैं, प्रगति को जानते हैं कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस आई है। फिर क्या होता है कि बच्चे, इससे हम बच्चे के जो बिहेवियर है उसके बारे में हम फीडबैक, ये हमें प्रोवाइड करवाता है। और ये फीडबैक सिर्फ और सिर्फ बच्चे को नहीं, ये फीडबैक टीचर को भी पता चलती है। कैसे पता चलती है? अब देख लीजिए, टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और वो बच्चों से क्वेश्चनिंग कर रहा है। अगर बच्चे उनकी क्वेश्चनिंग का आंसर सही दे रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सवाल अच्छे से दे रहे हैं, तो इसका मतलब है जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी टेक्निक, उसके मेथड बिल्कुल सही है, बच्चे को समझ में आ रहा है। और अगर टीचर पढ़ा रहा है उसके आंसर बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि जो टीचर ने मेथड यूज किया है वो बोरिंग हो, बच्चे के लिए उसमें इंटरेस्ट क्रिएट ना हो रहा हो। तो इस वजह से टीचर को भी पता चलता है कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने टीचिंग मेथड को बदल के देख सकते हैं या फिर तरीका कोई और अपना सकते हैं। तो इस तरह से यह फीडबैक टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही फीडबैक प्रोवाइड करवाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? यह होता है ड्यूरिंग, यानी कि जब आपकी क्लास चल रही है, जब आपकी टर्म चल रही है, जब आपका टॉपिक चल रहा है, तो ड्यूरिंग यानी कि ये उसके अंदर ही चल रहा होता है, साथ साथ। तो अगर लिखा आए ड्यूरिंग टीचिंग में कौन सा असेसमेंट होता है, तो वह होता है FA, यानी कि हम इसको ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं कि FA, बार बार में हमें पूरा ना बोलना पड़े। तो यह होता है FA में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। ड्यूरिंग टीचिंग में जो भी असेसमेंट होती है वो होती है FA में, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में। और क्या कहा जाता है इसमें कि बच्चे में क्या कमी के बारे में हमने बात की, तो इससे पता चलता है कि बच्चे में कोई कमी है, तो यहां पे पता चलता है FA के बाद। और क्या कहा जाता है कि इसमें हम बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में भी जानते हैं कि बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। तो इस तरह से हमने जाना कि यह कब होता है? इट हैपन्स ड्यूरिंग टीचिंग
लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तब ये होता है। और क्या कहा जाता है इसमें कि हमें डायग्नोज यानी कि हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इसके बारे में हमें डिफिकल्टी या प्रॉब्लम के बारे में भी पता चलता है और इससे हम फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और यह सारा साल ही चलता रहता है। यानी कि यह जब आपकी क्लास शुरू होती है अप्रैल से, बच्चों की क्लास स्कूल शुरू होते हैं अप्रैल से लेकर लास्ट तक, जब तक उनके लास्ट क्लास पूरी क्लास खत्म हो जाए तब तक कि ये चलता रहता है। यानी कि सारा साल चलने वाला, सारा साल चलता है। क्या चलता है सारा साल? फॉर्मेटिव असेसमेंट चलता है। कैसे चलता है? जैसे देखिए, आपने क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपने कुछ बच्चे से पूछ लिया, जैसे क्वेश्चनिंग कर ली, वो भी FA होगा। अगर आप यूनिट टेस्ट ले रहे हैं वो भी FA होगा। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करवा रहे हैं तो वो भी FA होगा। तो मतलब जो आपके पूरे सारा साल तक चलते रहते हैं वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर आपसे पूछ ली जाए कि इसकी वेटेज कितनी होती है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की वेटेज होती है 40%। तो क्या होती है FA की वेटेज? जो हमारा करिकुलम होता है, सिलेबस बनता है पूरी कक्षा का, तो उसमें जो वेटेज होती है FA की वो होती है 40%। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट। जो दूसरा हमारा असेसमेंट था, जो टूल में हमने पढ़ा था, दूसरा टाइप कौन सा था? वह था समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, और इसे हिंदी में कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो ये क्या होता है? यह होता है, कब होता है यह? इट हैपन्स एट द एंड ऑफ टर्म। यानी कि यह कक्षा के आखिरी दिनों में होता है। यानी कि मिड टर्म में नहीं होता। अगर हम मिड टर्म कहेंगे तो मिड टर्म में होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, लेकिन एंड दी टर्म में होता है, बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद जो असेसमेंट हम करते हैं वह कहलाती है समेटिव असेसमेंट। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन होता है। ये कब कब होता है? यह होता है सेशन के एंड में होता है। ये भी लिखा आ सकता है क्वेश्चन में, कब होगा ये? सेशन के एंड में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वह कौन सा असेसमेंट है जो सेशन के एंड में होता है, टर्म के बाद में, खत्म होने के बाद होता है। तो वह होता है समेटिव यानी कि SA होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है ग्रेडिंग। इसमें हम ग्रेडिंग टेस्ट भी यूज करते हैं, रैंकिंग भी देते हैं बच्चे की, और बच्चे का ये भी देखते हैं कि टेस्ट जो उसकी एबिलिटी है बच्चे की, उसमें बच्चे ने कितना गेन किया है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया जाता है? बच्चे की अचीवमेंट के बारे में बताया जाता है। अचीवमेंट के बारे में, यानी कि उसने कितना उपलब्ध किया जाता है। और यह पास और फेल के बेस पे है। यह पास और फेल के बारे में हमें बताता है। जैसे हमारे लास्ट एग्जाम होते हैं ना, जैसे हमारे सेमेस्टर सिस्टम है कई जगह पे, पहले एनुअल सिस्टम था, यानी कि मिड 2 बार होता है। या क्लास में, एक क्लास में आप 2 बार सेमेस्टर के एग्जाम देते हो, तो वो कौन सा टेस्ट आपका? समेटिव असेसमेंट है वो आपका। और इससे आपको क्या पता चलता है कि आप या तो पास हो गए या आप फेल हो गए। और यह क्या होता है? यह होता है रिजिड, यानी कि कठोर होता है। इसमें बदलाव बहुत कम होते हैं। और यह, इसमें अगर ऑडियंस पूछी जाए तो इसमें ऑडियंस कौन सी इंक्लूड होती है? इसमें ऑडियंस इंक्लूड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कौन हो जाएगा? जो हम खुद स्टूडेंट, यानी कि टीचर, स्टूडेंट और टीचर। और एक्सटर्नल हो जाएगी आपकी ऑडियंस या फिर आपके बाहर पड़ोसी वगैरह, ये सब आ जाएंगे एक्सटर्नल ऑडियंस में। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन यूज होता है? फॉर्मेटिव में होता है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ऑडियंस इंक्लूड होती है। और अगर इसकी वेटेज पूछ ली जाए आपसे, तो इसकी वेटेज होती है, हम इसकी वेटेज भी जान लेते हैं। इसकी वेटेज होती है 60%। तो इसकी वेटेज कितनी होगी? 60% होगी। और इससे हमें क्या क्या पता चला, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इससे हमें पता चला कि यह एंड ऑफ टर्म होती है। यानी कि टर्म जब हमारी, यानी क्लास हमारी जब एंड हो जाती है, सेशन का एंड होता है, तब ये होती है। जैसे हमारे सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है, तब एग्जाम होते हैं, वो होते हैं समेटिव असेसमेंट के। और जब हमारा क्लास खत्म होता, जैसे पहले एनुअल सिस्टम था, तो जब हमारा पूरा 1 साल हो जाता था, जब हमारे एग्जाम होते थे साल के एंड में,
जिनको हम कहते थे कि पक्के एग्जाम होने वाले हैं, तो वो थे हमारे समेटिव असेसमेंट में। और इसकी वेटेज कितनी होती है? इसकी वेटेज होती है 60%। और इसमें बच्चे की अचीवमेंट पता चलती है कि उपलब्धि क्या है, उसने कितना रैंक हासिल किया है, कितनी उसकी ग्रेडिंग है, और इसमें पता चलता है कि बच्चा पास है या फेल है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि FA और SA में से आपको सुधार का मौका कौन देता है? मतलब दोनों असेसमेंट में से, फॉर्मेटिव और समेटिव में से, दोनों असेसमेंट में से हमें सुधार का मौका कौन सा देगा? तो एक बार हम सोच के देखते हैं कि जब हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं तो हमें तो सिर्फ पास और फेल का ही पता चलता है कि हम या तो पास हो गए या हम फेल हो गए, तो ये हमें सुधार का मौका नहीं देता। तो क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सुधार का मौका नहीं देता। तो कौन नहीं देता सुधार का मौका? वो नहीं देता SA, समेटिव टेस्ट, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होता है। और सुधार का मौका देता है वह होता है FA। कैसे? अब देखिए, आपने अभी अभी आपकी क्लास चल रही है तो आपसे एक टीचर ने क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं आया, कोई आंसर समझ में नहीं आया, तो आप टीचर से कह सकते हैं कि हमें दोबारा समझा दीजिए। तो आपको मौका मिला अपनी नॉलेज को सुधार करने के लिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, यानी कि आपको मिला सेकंड चांस। और फिर आप कहते हैं समेटिव टेस्ट, यानी कि आपका वो साल, अगर आप वहां पर फेल हो गए तो आपका यूं कह लीजिए आपका पूरा साल खराब गया, आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए इसे कहा गया कि सुधार का मौका देता है FA और सुधार का मौका नहीं देता वो होता है SA। तो ये तो थे हमारे दो टाइप, जिसमें समेटिव और हमने फॉर्मेटिव के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रतिमान, जिसमें हमने पढ़ा था कि 4 तरह के होते हैं ये। तो हेडिंग डाल देते हैं हम असेसमेंट, पैराजिम्स, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिमान। तो ये कितने टाइप के बताए थे मैंने? ये बताए थे हमने 4 टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं एक बार इनके नाम हम लिख लेते हैं और फिर हम जानेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। तो पहला होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और सेकंड होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, थर्ड होता है असेसमेंट एज लर्निंग, एंड फोर होता है असेसमेंट इन लर्निंग। अगर इसे हिंदी में देखना चाहें तो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। हिंदी में हम लिख लेते साथ के साथ में, तो हम पहला लिखेंगे नाम असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसे हिंदी में कहा जाता है अधिगम के लिए आकलन या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन भी लिखा आ सकता है एग्जाम में और आकलन भी लिखा आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको यही मिलेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे हमने पढ़ा था FA, तो पूरा FA होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो क्या होता है इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो ये हम लिख लेते हैं फ्लेक्सिबल भी होता है ये, और बिटवीन द टर्म होता है ये असेसमेंट, बिटवीन द टर्म यानी कि ड्यूरिंग ऑफ टीचिंग। और इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें फीडबैक भी मिलता है, फीडबैक। और ये फीडबैक किसके लिए होगा? टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो इसमें क्या होता है? FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या देखा असेसमेंट फॉर लर्निंग में कि यह इसका हिंदी में होता है अधिगम के लिए आकलन या अधिगम के लिए मूल्यांकन, और यह फ्लेक्सिबल होता है, यह बिटवीन द टर्म होता है, यानी कि जब चल रही होती है आपका अधिगम उसके दौरान होता है, और क्लास के दौरान भी होता है, पूरे साल होता है। जैसे कि हमने FA में पढ़ा था वो सारी बातें आएंगी हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट में चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं। तो लिख लेते हैं हिंदी में भी इसका नाम अधिगम का
आंकलन या मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमने SA में पढ़ा था वो सारी चीजें, यानी कि समेटिव असेसमेंट में पढ़ा था वो सारी चीजें आएंगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो इसमें क्या आएगा कि ये रिजिट होता है, इसमें हमें पास एंड फेल का पता चलता है, इसमें हमारी अचीवमेंट के बारे में हमें पता चलता है, अचीवमेंट के बारे में पता चलता है, और यह एंड ऑफ द टर्म होता है। कब होता है? एंड ऑफ टर्म में होता है। जैसे हमारे एग्जाम होते हैं सेमेस्टर बेस्ड, जो लास्ट में जैसे एग्जाम्पल हमने सेमेस्टर का लिया था कि सेमेस्टर के आखिर में होते हैं, जैसे मार्च एंड सितंबर में होते हैं, वो हमारे होते हैं SA और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं, यानी कि अधिगम का मूल्यांकन हो रहा है, यानी कि अधिगम खत्म हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे ने कितना गेन किया, कितनी इंफॉर्मेशन उसमें बढ़ी, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं उसकी नॉलेज में। तो उस नॉलेज के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं बच्चे का, जो असेसमेंट करते हैं, वह होती है अचीवमेंट बेस्ड, और यह होती है एंड ऑफ द टर्म, यानी कि आखिर में होती है, साल के आखिर में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि साल के आखिर में अगर हो रही है कोई असेसमेंट, तो वह क्या होगी? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी। वह अधिगम का आकलन कर रहे हैं, अधिगम का मूल्यांकन कर रहे हैं हम, और अधिगम जो खत्म हो गया उसका। फिर हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड हमारा पॉइंट है असेसमेंट एज लर्निंग। तो क्या है, हम लिख लेते हैं थर्ड यहां पे, असेसमेंट एज लर्निंग। और इसे हिंदी में क्या कहेंगे वो भी हम जानेंगे। इसे हिंदी में कहेंगे अधिगम के रूप में आकलन या मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखिए गाइस, कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं ड्यूरिंग क्लास के रूप में, या फिर कोई आप अधिगम कर रहे हैं, तो अधिगम के समय या फिर कुछ सीखते समय आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं, खुद को असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो और या पीयर के साथ असेसमेंट होते हैं। यानी कि ये 3 तरह से होता है। कैसे होता है? सेल्फ होता है, और ग्रुप में भी होता है, और क्या होता है, यह पीयर के साथ में भी होता है। यानी कि कोई भी चीज आप डिस्कस कर रहे हैं अपने ग्रुप में डिस्कशन में, या फिर आप अपने फ्रेंड से क्वेश्चन, जैसे पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे हैं आप, पढ़ते पढ़ते आप कह रहे हैं कि ये अपने फ्रेंड को बोले कि ले मेरे से क्वेश्चन सुन, मैं सुनाता हूँ। या फिर आप कोई भी वाद विवाद कर रहे हैं बच्चों में, कोई टॉपिक ले लिया, आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट वो बोल रहा है, एक पॉइंट वो बोल रहा है, यानी कि डिबेट के टाइप में आप डिस्कशन चल रहा है। या फिर आप खुद भी असेसमेंट करते हैं कि मैंने कितना सीख लिया, क्या कर लिया, इस तरह से। तो ये होता है अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि आप इसमें ना तो FA होता है, ना ही ये SA होता है, ये होता है हमारा खुद का ही होता है ग्रुप डिस्कशन। फिर होता है नंबर 4 एंड लास्ट, असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अधिगम में आकलन या मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब आपकी टीचिंग चल रही है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। ड्यूरिंग टीचिंग यानी कि जब आपको टीचर पढ़ा रहा है उस समय पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, रैंडमली कुछ भी आपसे पूछ लेता है क्वेश्चनिंग। जैसे क्लास में पढ़ा रहा है तो आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे आपका चल रहा है नेचर, प्रकृति के बारे में चल रहा है, तो वो पूछ ले कि प्रकृति के संसाधनों के बारे में बता रहा है, तो आपसे पूछ ले कि प्रकृति के संसाधन कौन कौन से होते हैं, अचानक से पूछ ले, तो वो क्या हो जाएगा? अधिगम में आकलन, यानी कि असेसमेंट इन लर्निंग। यानी कि आपका लेक्चर चल रहा है और लेक्चर के बीच में ही आपसे टीचर कुछ पूछता है, तो वह होता है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग। यानी कि अधिगम चल ही रहा है और चलते चलते उसके अंदर ही क्या कर लिया जाए, आपसे क्वेश्चनिंग पूछ ली जाए, रैंडमली आपसे कुछ पूछ लिया जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वह होता है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग। तो क्या होता है? बिटवीन द लेक्चर इन द क्लास। तो ये भी लिख सकते हैं हम ड्यूरिंग टीचिंग, और लिख सकते हैं बिटवीन द लेक्चर इन क्लास, यानी कि जो लेक्चर चल रहा है उसके क्लास के अंदर भी। और क्या होता है इसमें? रैंडमली क्वेश्चनिंग होती है इसमें। रैंडमली टीचर अगर कुछ पूछ लेता है तो वह होता है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग।
अब हम इसको इन चारों पॉइंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा एग्जाम में, क्वेश्चन इस तरह से आया भी होगा, कई एग्जाम्पल लेके पूछा जाता है इन क्वेश्चंस को। तो एक एग्जाम्पल है कि एक टीचर, चारों को हम देखेंगे, एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रही है। तो बाहर घुमाने के लिए लेके गई और जब घुमाने के बाद अगले दिन जब बच्चे क्लास में आए तो टीचर उनसे क्वेश्चनिंग करती है कि आपने क्या क्या सीखा, वहां जाकर आपके एक्सपीरियंस क्या है, उनके बारे में अगर पूछती है तो वह कौन सा असेसमेंट होता है। तो ये ऑप्शन आ सकते हैं, ऑप्शन में ये चारों हैं, जैसे असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नोट करने का क्या है, पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा असेसमेंट हुआ। तो यहाँ पर जो मेन बात कही गई है वह है कि घूमने खत्म हो गया है, यानी कि घूम घाम के बच्चे कल आ चुके हैं, कल था घूमना, आज नया दिन है, घूमना घामना सब उनका पिकनिक जो है, टूर जो है उनका वो खत्म हो गया। आज नेक्स्ट डे टीचर उनसे पूछ रहे कि आपने क्या सीखा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ लर्निंग, यानी कि खत्म हो चुका है, टर्म वो खत्म हो चुकी है, सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अगले दिन उनसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम का आकलन, कि उन्होंने क्या सीखा, वो चीज खत्म हो गई थी वहां पर पिछले दिन ही और अगले दिन ही पूछा गया। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसी एग्जाम्पल के साथ में कि बच्चे घूम रहे हैं और घूमते घूमते टीचर उनके साथ में भी घूम रहा है और टीचर उनसे पूछ लेती है कि इस जानवर का नाम क्या है, या फिर आपने पिछला जो जानवर देखा था या पिछली पक्षी देखा था उसका नाम क्या था। तो यानी कि अभी वो ट्रेवल कर ही रहे हैं, अभी वह घूम ही रहे हैं, तो उनसे क्वेश्चनिंग कर ली जाती है घूमते घूमते, तो वह कौन सा आकलन होगा, कौन सा मूल्यांकन होगा। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि ड्यूरिंग इन टीचिंग, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया चल ही रही है उसके अंदर ही पूछ लिया जाए तो वह क्या होगा, वह होगा FA, यानी कि हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अभी अधिगम खत्म नहीं हुआ है, अभी वो सिचुएशन चल ही रही है, सिचुएशन के अंदर ही क्वेश्चन की जा रही है, तो वो हो गया असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर अगर पूछ लिया जाए कि बच्चे पिकनिक पे गए हैं या फिर घूमने गए हुए हैं तो आपस में ही एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा कि आपस में ही क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, यानी ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक दूसरे क्वेश्चन वाला कब हमने देखा था, वो देखा था हमने असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये हो गया अधिगम के रूप में आकलन, यानी बच्चे खुद ही कर रहे हैं। और क्या होता है कि बच्चे घूम रहे हैं, घूमते घूमते अगर बच्चे एक दूसरे ना पूछे, उसकी बजाय टीचर उनसे पूछ ले, घूमते समय थोड़ा रुकने के पर, यानी कि मान ली थोड़ा ब्रेक ले लिया है, तो ब्रेक रुकते रुकते रैंडमली टीचर ने पूछ लिया कि ये सब क्या था, तो वो क्या हो जाएगा असेसमेंट इन लर्निंग, यानी कि प्रक्रिया अभी चल ही रही है और वो उनसे टीचर पूछता है तो वह होता है असेसमेंट इन लर्निंग। तो ये तो थे हमारे एज, ऑफ, इन एंड फॉर लर्निंग असेसमेंट। क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।